चलिए दोस्तों, कैसे हैं? आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि आप सभी के सभी स्वस्थ होंगे और बायोलॉजी का बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है इसके बारे में बात हो चुका था पूरा। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, N2 बेस क्या होता है, पेंटोस शुगर क्या होता है, फॉस्फेट क्या होता है, कैसे न्यूक्लियोटाइड बनता है, कैसे न्यूक्लियोसाइड बनता है, इस सभी के बारे में बात हो चुका था। इसके बाद हमने आपको कहा था कि हम डीएनए पढ़ेंगे। ये डीएनए वाला लेक्चर भी हो चुका है। डीएनए के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। और डीएनए के लिए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को न्यूक्लिक एसिड वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा हार्ड लग सकता है क्योंकि केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा दिमाग पर टेंशन नहीं लेना है। जो स्ट्रक्चर जैसा था वैसा हमने अभी आपको बता दिया है। साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, ग्वानिन, इस सभी का स्ट्रक्चर हमने जरूर दिखा दिया है। आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। याद हो जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना हुआ है, न्यूक्लियोसाइड किससे मिलके बना हुआ है, इतना याद रखना है, ठीक है। फिर डीएनए वाला बात हो रहा था और हमने आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिया था कि अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा? रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन का ही आप यहाँ देख रहे होंगे, थंबनेल लगा हुआ है रेप्लिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिकृति, या इसी को प्रतिकरण भी कहते हैं या प्रतिलिपिकरण भी कहते हैं। हिंदी में अलग अलग नाम है। प्रतिकृति बोलिए, प्रतिकृतिकरण बोलिए, प्रतिलिपिकरण बोलिए, सबका अर्थ एक ही होगा। अंग्रेजी में हम लोग बात करते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, कैसे होता है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कॉपी खोल के तैयार हो जाइए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक इसे सेंड करने का कोशिश करें ताकि उन तक भी ये ज्ञान पहुंच जाए और उनके लिए भी अब बायोलॉजी आसान हो जाए। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक पर। यहाँ देखिए अलग अलग नाम दिया हुआ है। डीएनए प्रतिकरण बोलिए, डीएनए प्रतिकृतिकरण बोलिए या डीएनए प्रतिलिपिकरण बोलिए, सबका मतलब एक ही है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। अंग्रेजी में रेप्लिकेशन, आर ई टी एल आई सी ए TION, रेप्लिकेशन, ठीक है। अब ये रेप्लिकेशन कहते किसको है? तो रेप्लिकेशन कहते हैं डीएनए से डीएनए का बनना। किसका बनना? डीएनए से डीएनए का बनना। ये क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। आप डेफिनेशन में देख रहे होंगे लिखा हुआ डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए अब ये डीएनए के बारे में अगर हम बात करें तो डीएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, मतलब खुद से खुद की संख्या को बढ़ाने में ये सक्षम है, ठीक है। स्व प्रतिकरण की क्षमता होती है। स्व प्रतिकरण का मतलब क्या हुआ? खुद से खुद की संख्या को बढ़ाने में ये सक्षम है, यानी डीएनए स्वयं डीएनए का निर्माण करेगा, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ स्व प्रतिकरण, ठीक है, की क्षमता होती है। अतः इसे लिविंग मॉलिक्यूल कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? डीएनए को हम लोग लिविंग मॉलिक्यूल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। कोई दिक्कत? अब ये जो रेप्लिकेशन की क्रिया है ये कहाँ पर होगा? आप सोच रहे होंगे सर जी किसी अंग में हो रहा है क्या? नहीं, आपके सेल में हो रहा है, कोशिका में हो रहा है, ठीक है। और कोशिका में भी कहाँ? तो केंद्रक में। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है यह क्रिया केंद्रक में होती है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि भाई ये जो रेप्लिकेशन की क्रिया है ये कब होती है, कहाँ होती है, ये तो बता दिया। क्या होता है रेप्लिकेशन ये भी बता दिया। अब बात कर रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया कब होती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया जो है ये कोशिका चक्र के एस फेज में होती है। किस में होती है? एस फेज में। अब ये एस फेज आप लोग समझते हैं क्या?
एस फेज जो है, अगर आप 11th का 10वां चैप्टर पढ़ा हो जिसका नाम था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन, इसमें आपको बताया गया होगा कि कोशिका विभाजन जो होता है इसमें केंद्रक विभाजन से पहले एक अवस्था है जिसका नाम है अंतरावस्था, ठीक है, इंटरफेज। और इंटरफेज को 3 चरण में बांटा गया है। पहला जो है उसका नाम है G1 फेज, दूसरा S फेज और तीसरा G2 फेज, ठीक है। और वहां पर भी आपको बताया गया होगा कि S फेज में डीएनए संश्लेषण होता है, डीएनए का निर्माण होता है, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि डीएनए प्रतिकरण की क्रिया कब होती है, S फेज में होता है। कोई दिक्कत? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाएगा। डीएनए मॉलिक्यूल को हम लोग लिविंग मॉलिक्यूल कह रहे हैं क्योंकि इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। रेप्लिकेशन की क्रिया होती कहां पर है, तो केंद्रक में होती है। कब होती है, तो एस फेज में होती है, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में बात किया गया है कि डीएनए के बारे में आपको पता ही होगा कि डीएनए में 2 श्रृंखला होता है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, वाटसन और क्रिक ने बताया था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो पिछला लेक्चर जरूर जाके देख लीजिए, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि डीएनए का वह स्टैंड जिसका प्रतिकरण होता है, प्रतिकरण यहां ह्रस्वई होगा, दीर्घ नहीं होगा। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इधर से होगा। प्रतिकरण होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। जिस श्रृंखला का रेप्लिकेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। और ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए डीएनए के लीडिंग स्ट्रैंड पर बनने वाला जो असतत श्रृंखला होगा उसको हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। यानी डीएनए में 2 श्रृंखला है, एक तो जिसका रेप्लिकेशन होगा और एक है जो रेप्लिकेशन के फलस्वरूप बनेगा। जो जिसका रेप्लिकेशन हो रहा है उसको बोले हम लीडिंग, और जो रेप्लिकेशन के फलस्वरूप बन रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं लैगिंग स्ट्रैंड। कोई दिक्कत? इसके बाद आप यहां पर देखिए कि हम बोल रहे हैं कि लैगिंग स्ट्रैंड, दैट मीन्स कि नया डीएनए का ही स्ट्रैंड है, और डीएनए का अगर स्ट्रैंड है तो इसको बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स कहां से आएगा सर? इसलिए यहां पर लिखा हुआ कि केंद्रक में नाइट्रोजनस बेस ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ट्राइफॉस्फेट के रूप में। मतलब न्यूक्लियस में जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसमें 3-3 फॉस्फेट होगा। जैसे यहां देखिए डी जीटीपी, डी सीटीपी, या छोटा वाला डी होगा, छोटा डी, डी एटीपी, डी टीटीपी। अब यहां डी का मतलब क्या है? डीऑक्सी राइबो ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी राइबो साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी राइबो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, थाइमीन ट्राइफॉस्फेट होगा, ठीक है। सभी जगह आप देखिए सभी न्यूक्लियोटाइड्स में 3-3 फॉस्फेट है, जबकि आप जानते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए एक ही फॉस्फेट की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट है। अब ये 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट का क्या होगा सर? तो ये दोनों एक्स्ट्रा फॉस्फेट जो है टूट जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। और यदि ये टूटेगा तो आप जानते हैं केमिस्ट्री थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा कि जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी लिबरेट होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और उसी एनर्जी का उपयोग रेप्लिकेशन में किया जाता है। मतलब डीएनए को रेप्लिकेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। सर माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आपने क्यों लिया यहाँ पर? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ही तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। कोशिका में और जितने भी सेल ऑर्गेनेल है उसको काम करने के लिए एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। लेकिन डीएनए को रेप्लिकेशन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए
इस एनर्जी के लिए डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी वो खुद से जनरेट कर रहा है। और कहाँ से हो रहा है, देखिए यहाँ सभी जगह न्यूक्लियोटाइड्स में ट्राइफॉस्फेट है, इसमें से 2 फॉस्फेट को तोड़ दिया जाएगा और फॉस्फेट का बॉन्ड अगर टूटेगा, एस्टर बॉन्ड अगर टूटेगा, तो यहाँ क्या होगा, एनर्जी लिबरेट होगा और उसी एनर्जी का उपयोग किया जाएगा किसमें, रेप्लिकेशन में। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अभी बात कर रहे हैं। ये रेप्लिकेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहां पर छोटा वाला डी होगा। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में देखिए, डीएनए प्रतिकरण के लिए बेसिक मीडियम तथा Mg++ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी रेप्लिकेशन अगर होगा तो रेप्लिकेशन के लिए कौन सा मीडियम चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए, यानी क्षारीय माध्यम चाहिए और Mg++ चाहिए। ठीक है, इसके बाद है डीएनए के लीडिंग स्ट्रैंड पर लैगिंग स्ट्रैंड द्वारा नई श्रृंखला, यहाँ जो लिखा हुआ है ये क्या होगा, नई श्रृंखला बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। यानी डीएनए रेप्लिकेशन का यहाँ पर परिभाषा दिया गया है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये गलत है, ये पेज सेटिंग में प्रॉब्लम है, पेज सेटिंग में प्रॉब्लम है, ये वर्ड हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए पीछे के स्लाइड में हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड जो भी केंद्रक में होंगे वो सभी के सभी ट्राइफॉस्फेट वाला होगा, और ट्राइफॉस्फेट वाला होगा तो इसमें से क्या होगा कि 2 फॉस्फेट को तोड़ लिया जाएगा और इसके टूटने के फलस्वरूप एनर्जी लिबरेट होता है और उसी एनर्जी का उपयोग किस में किया जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन में। ये बात लिखा हुआ नहीं है, हमने बोल दिया है, समझ लीजिएगा। चलिए अब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए 5 एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। कितने एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, 5। यहाँ लिखा हुआ है इसके लिए 5 एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। किसके लिए भाई, तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। कौन कौन सा, तो पहला जो एंजाइम है उसका नाम है डीएनए हेलिकेज, दूसरा है डीएनए गायरेज, तीसरा है आरएनए प्राइमेज, चौथा है डीएनए पॉलीमरेज और 5वां यानी लास्ट जो है वो है डीएनए लाइगेज। ठीक है, ये 5 एंजाइम है, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हो गया, चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिए 5 एंजाइम का नाम लिखा हुआ है। हमने आपको कहा था डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कितने एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, 5। कौन कौन, डीएनए हेलिकेज, डीएनए गायरेज, आरएनए प्राइमेज। यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा, आरएनए प्राइमेज है ये। ठीक है, इसके बाद है डीएनए पॉलीमरेज और लास्ट है डीएनए लाइगेज। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछ दे कि रेप्लिकेशन में यूज किया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है डीएनए पॉलीमरेज। आप अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र किया हुआ है, और मुझे पता है कि आपके पास तो उतना टाइम है नहीं कि आप एनसीईआरटी देखिएगा, हम ही आपको दिखाएंगे एनसीईआरटी में क्या सब दिया हुआ है। ठीक है, जल्दी से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ स्क्रीनशॉट तो आप मेरा भी ले सकते हैं, मेरा भी फोटो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लीजिए, ले लिए। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब ये 5 जो एंजाइम अभी हमने बताया, डीएनए हेलिकेज, गायरेज, इसके बाद प्राइमेज, इसके बाद पॉलीमरेज और लाइगेज, इसको सीक्वेंस से याद करना पड़ेगा। ठीक है, सीक्वेंस से याद कीजिएगा तभी जाके सही रहेगा। अब हम बात करते हैं ये 5 एंजाइम करता क्या है। ठीक है, सभी एंजाइम के बारे में एक एक करके बात करते हैं। जो पहला जो एंजाइम है उसका नाम क्या था, डीएनए हेलिकेज। ये डीएनए हेलिकेज जो है, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है ना, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। हमने आपको बताया होगा पिछले क्लास में कि डीएनए
में जो दो श्रृंखला है, ये दोनों श्रृंखला आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड था, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड था। इसी बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन करता है? हेलिकेज। ठीक है, लिखा हुआ है डीएनए हेलिकेज स्ट्रैंड को काटने का काम करता है। और डीएनए हेलिकेज क्या कर रहा है? कट कर रहा है, साथ ही साथ जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको भी काट दिया। ठीक है, अब सर जी डीएनए हेलिकेज कहां पर कट लगाएगा? क्या जहां मन होगा वहां काट देगा? तो यहां लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक डीएनए में एक जगह कट लगाता है। देखिए ये डीएनए हेलिकेज जो है ये डीएनए को वहीं पर काटेगा जहां पर ओरी होगा। ओरी, ORI, ओरी। ओरी का मतलब क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो डीएनए में जहां जहां ओरी होगा वहां वहां हेलिकेज इसके कट लगा देगा। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करें हम तो उसमें ओरी की संख्या एक ही होती है, इसलिए हेलिकेज एक ही स्थान पर कट लगाएगा। ठीक है, और यूकैरियोटिक डीएनए में कई ओरी होते हैं, इसलिए कई जगह पर कट लगा दिया जाता है। ठीक है, तो वही बात लिखा हुआ कि यूकैरियोटिक डीएनए में एक जगह कट लगता है, जबकि सॉरी गलती पढ़ दिया हमने, प्रोकैरियोटिक डीएनए में एक जगह कट लगता है जबकि यूकैरियोटिक डीएनए में कई स्थानों पर कट लगता है। ठीक है, अब कट लगता तो है लेकिन कहां लगता है? तो लिखा गया है हेलिकेज ओरी। ठीक है, ओरी का मतलब क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी प्रतिकरण की उत्पत्ति। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिकरण की उत्पत्ति की उपस्थिति वाले स्थान पर कट लगाता है, यानी हेलिकेज वहीं कट लगाएगा जहां ओरी उपस्थित होगा। ठीक है, अब देखिए अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो हेलिकली क्वाइल्ड था, एक दूसरे पर ऐंठा हुआ था, इसको अगर कट किया जाएगा और आगे भी हम कट लगाते ही जा रहे हैं, दोनों श्रृंखला को अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा कि इधर से हम काटते जा रहे हैं और इससे आगे का जो सिरा है वो क्वाइल्ड होना शुरू हो जाएगा, साथ ही साथ पीछे से ये फिर से जोड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों श्रृंखला तो कंप्लीमेंट्री ही था, एक दूसरे का पूरक ही होता है, और एक दूसरे का पूरक अगर है तो ये जोड़ना शुरू कर देगा। आप कभी अपने घर में प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, अगर कोई तार हो डबल फेज वाला तार जो एक दूसरे पर ऐंठा हुआ है, ठीक है, उसमें आप क्या कीजिए, कहीं कहीं पर कट लगा दीजिए और उसको खींचने का कोशिश कीजिए हल्का हल्का दम से। ठीक है, आप देखिएगा क्या कि जैसे ही आप छोड़िएगा फिर से ये क्वाइल्ड होना शुरू हो जाता है। अगर फिर से क्वाइल्ड हो जाएगा तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए यानी फिर से क्वाइल ना हो, इसके लिए आपको दूगो लड़का की आवश्यकता पड़ेगी। दूगो लड़का बुलाएंगे, कहेंगे बउआ रे इस लड़ी को तुम पकड़ो, इसको तुम पकड़ो, जोर से पकड़ के रखना, छोड़ना मत, नहीं तो फिर से क्वाइल हो जाएगा। अब ये दोनों लड़का क्या करेगा? पकड़ के रखेगा इसको, अब पकड़ के रखेगा, इसके बाद आप उसको खींचते चले जाइए, पूरा खुल जाएगा। यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, यहाँ पर दोनों श्रृंखला आपस में फिर से रिक्वाइल ना हो जाए, इसके लिए एक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है जिसका नाम है एसएसबी प्रोटीन। क्या नाम है? एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन का पूरा नाम क्या है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है? तो रिक्वाइलिंग को रोकता है, यानी डीएनए का श्रृंखला जो अभी अलग हुआ था इसको फिर से जोड़ने से रोक देता है। कौन? एसएसबी प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए हेलिकेज कट लगा रहा था, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को काटते जा रहा है, यानी श्रृंखला को खोलते जा रहा है। ठीक है, अब अगर आगे आगे खोलते जा रहा है तो पीछे रिक्वाइलिंग होने का चांस है, तो उस रिक्वाइलिंग को रोकने के लिए कौन चाहिए? एसएसबी प्रोटीन। ठीक है, लेकिन आप
धागे को या फिर जिस तार को आपने काटा है उस तार को पूरा खोलने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा क्या कि एक तरफ से तो खुलते जा रहे हैं, लेकिन आगे में तार के अगले सिरे पर जो है वो क्वाइल होते जा रहा है, बहुत ज्यादा ऐंठन आ जाएगा उसमें। और ऐंठन जब ज्यादा आ जाता है, इसके बाद क्या करते हैं आप, किसी थर्ड पर्सन को बुलाते हैं, उसको कहते हैं वो अरे आगे वाला जो तार है इसको खींच के रखो, ठीक है। खींच के रखेगा मतलब लूज नहीं रहेगा, तो फिर से ये ज्यादा जो ऐंठन हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी वही काम हो रहा है कि डीएनए श्रृंखला में यहाँ कट तो लग रहा है, लेकिन इसके आगे जो है सुपर क्वाइलिंग होते चले जा रहा है। वो सुपर क्वाइलिंग को कम करने के लिए फिर आप नेक्स्ट एंजाइम चाहिए। पहले आप हेलिकेज वाला स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए तो जल्दी जल्दी। ये अभी हेलिकेज एंजाइम के बारे में अभी हमने बात किया है। अब बात करेंगे दूसरा एंजाइम। चलिए, दूसरा एंजाइम जिसका नाम हमने बताया था डीएनए गायरेज। क्या नाम है? डीएनए गायरेज। ये डीएनए गायरेज सुपर क्वाइलिंग को कम करता है। किसको कम करेगा? सुपर क्वाइलिंग को। मतलब श्रृंखला के कट करने के कारण अगले सिरे पर जो ऐंठन आ रहा था उस ऐंठन को ये कम करने का काम करेगा, ठीक है। लिखा हुआ डीएनए गायरेज सुपर क्वाइलिंग को रोकता है, ठीक है। किसको रोकेगा? सुपर क्वाइलिंग को। चलिए अब देखिए, चौथा एंजाइम चाहिए आरएनए प्राइमेज। ये आरएनए प्राइमेज जो है ये छोटे से आरएनए श्रृंखला का निर्माण करेगा, ठीक है। और उस श्रृंखला को हम लोग कहेंगे प्राइमर। क्या बोलेंगे? प्राइमर। याद रखेंगे कि आरएनए प्राइमेज छोटे से आरएनए श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, जिसको हम लोग प्राइमर कहते हैं, ठीक है। और इस आरएनए प्राइमेज का एक खास बात है कि ये जब भी प्राइमर का निर्माण करेगा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में ही करेगा, या 5' टू 3' दिशा में ही करेगा। कभी भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम नहीं करेगा नई श्रृंखला का निर्माण, ठीक है। याद रहा। और इस बात से एक चीज और आप समझ सकते हैं कि रेप्लिकेशन का क्रिया जब भी होगा तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में ही होगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा में कभी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए प्राइमेज के बारे में दिया हुआ है कि आरएनए प्राइमेज आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। यहां पर कॉमा कर लेते हैं। आरएनए प्राइमेज किसका निर्माण करेगा? आरएनए प्राइमर का। आरएनए प्राइमर क्या है सर? छोटा सा आरएनए का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? आरएनए का है, ठीक है। जबकि हम बना क्या रहे हैं? डीएनए। सर जी ये तो गलत बात है, बना रहे थे डीएनए, बन रहा है आरएनए। अरे सब्र करो, हमें पता है कि हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, रेप्लिकेशन से रिलेटेड, यानी हमको डीएनए बनाना है। अभी आरएनए प्राइमर का हमने जिक्र किया है, घबराना नहीं है। तो ये आरएनए प्राइमेज जो है ये क्या कर रहा है? छोटे से आरएनए प्राइमर का निर्माण कर रहा है। कोई बात नहीं, करने दीजिए। प्राइमर का निर्माण हो गया। अब चाहिए हमें चौथा एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है? डीएनए पॉलीमरेज। यहां कॉमा कर देते हैं। डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर से जुड़कर, किससे जुड़कर? आरएनए प्राइमर। कौन सा आरएनए प्राइमर सर? जिसे आरएनए प्राइमेज ने बनाया है, छोटा सा आरएनए का टुकड़ा था, उसी आरएनए प्राइमर से जुड़ जाएगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज। और श्रृंखला का ये दीर्घीकरण कर देगा। दीर्घीकरण मतलब सर लंबा कर देगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, हमने अभी आपको कहा था ना कि आरएनए प्राइमर का निर्माण हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में ही होगा। वही बात यहां लिखा हुआ है, ठीक है। जल्दी से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लीजिए। हो गया। चलिए अब डीएनए पॉलीमरेज के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। हमने कहा था ना कि डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम है, इसीलिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। सर इसके बारे में सही में बात करना जरूरी है जी, क्योंकि एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ है। एनसीईआरटी में 2 ही एंजाइम दिया हुआ है, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज, एक लाइन में। चलिए
यहां पर बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज कितने तरह के हैं, 3 तरह के, 3 प्रकार। ठीक है, पहला है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और लास्ट होगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में बात करें तो सबसे सक्रिय एंजाइम है, ये तीनों में सक्रिय, और ये करता क्या है तो श्रृंखला का दीर्घीकरण करता है, कोई दिक्कत। दूसरा जो भाई है जिसका नाम क्या है डीएनए पॉलीमरेज, ये एकदम सुस्त है। ठीक है, लिखा हुआ होगा यह बहुत कम सक्रिय होता है, मतलब सुस्त है। लेकिन 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 जब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज सेकंड काम नहीं करता है उस समय में ये डीएनए पॉलीमरेज सेकंड दोनों भाई वाला काम कर देगा। ठीक है, लिखा हुआ होगा कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट तथा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के निष्क्रिय होने पर सक्रिय होता है। ठीक है, यानी जब फर्स्ट और थर्ड किसी कारणवश काम नहीं कर रहा है उस समय में डीएनए सेकंड एक्टिव होगा। ठीक है, और यदि वो दोनों भाई काम कर रहा है, डीएनए फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अगर काम कर रहा है तो करने देगा उसको, ये सुस्त पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के बारे में भी बात करेंगे। ले लिए, अगला देखिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। यहां पर भी थोड़ा सा पेज सेटिंग में दिक्कत है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है लिखा है कि यह नई श्रृंखला में गलत बेस, देखिए यहां लिखा हुआ गलत बेस। सर जी गलत बेस कहां से आ गया, कोई यहां ऐड कर दिया है क्या? नहीं यार, गलत बेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमको बनाना था डीएनए, और आपको शायद याद हो कि आरएनए प्राइमेज के द्वारा आरएनए प्राइमर बनाया जा रहा था, और आरएनए प्राइमर अगर है इसका मतलब है कि उसमें यूरासिल भी उपस्थित होगा, जबकि आप जानते होंगे कि डीएनए में यूरासिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यूरासिल उसमें उपस्थित होगा, उस यूरासिल को चुन चुन कर हटाने का काम करेगा। जहां जहां यूरासिल होगा वहां यूरासिल को हटाएगा और थाइमीन ऐड करेगा। क्या ऐड करेगा? थाइमीन। गलत बेस कहने का मतलब क्या है? यूरासिल। ठीक है, और उसको हटाकर उचित बेस, उचित बेस मतलब थाइमीन ऐड करने का काम करता है। ठीक है, गलत बेस को हटाकर उचित बेस को जोड़ता है, को यही हम लिख देते हैं जोड़ता है, जोड़ता है। अब ये जो लाइन है इसको कट कर दीजिए, केवल ऊपर वाला लाइन आप स्क्रीनशॉट में लीजिएगा, केवल ऊपर वाला, कॉपी में ऊपर वाला ही लाइन लिखना है। पता नहीं ये पेज सेटिंग में दिक्कत कहाँ आ रहा है, जल्द ही इस समस्या का भी समाधान हम लोग ढूंढ लेंगे। चलिए अब देखिए, कुछ समय पहले हमने बात किया था कि केंद्रक में सभी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के रूप में रहता है, और हमने आपको कहा था कि इस ट्राइफॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट को हटा दिया जाता है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इस 2 अतिरिक्त फॉस्फेट को हटाएगा कौन? तो बउआ रे, कोई आदमी जाके नहीं हटाएगा, एंजाइम के द्वारा ही हटाया जाएगा। फिर आपके मन में आएगा सर जी वो एंजाइम का नाम बताइए। उस एंजाइम का नाम है पायरोफॉस्फेटेज। क्या नाम है? पायरोफॉस्फेटेज। लिखा हुआ है केंद्रक में उपस्थित नाइट्रोजनस बेस को पायरोफॉस्फेटेज DGMP, पहले क्या था? DGTP, यहां DCTP, यहां था DATP, DTTP। इससे पहले वाले स्लाइड में अगर देखेंगे तो वहां ट्राई 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 था,
3 फॉस्फेट था, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो DGMP है, इसका मतलब है डिऑक्सी राइबोग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट। वहां था ट्राइफॉस्फेट, यहां हम लिख रहे हैं मोनोफॉस्फेट। ठीक है, सभी जगह मोनो 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 कर दिया गया है, मतलब 3 गो पहले जो फॉस्फेट था उस 3 फॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट को हटा दिया। किसने? पायरोफॉस्फेटेज ने। ठीक है, और आपको हमने बताया था कि इस दौरान ऊर्जा मुक्त होगा, इस दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग प्रतिकरण में किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, श्रृंखला का जब दीर्घीकरण होगा तो 2 तरह का श्रृंखला बनेगा। एक श्रृंखला बनेगा जो कंटिन्यू होगा, ठीक है, और एक होगा जो डिसकंटिन्यू होगा, एक सतत एक असतत। ठीक है, जो सतत वाला है उस पर कोई ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो असतत वाला है इस पर ध्यान देना जरूरी है। जो असतत श्रृंखला है इसको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग छोटा छोटा जो खंड बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं ओकाजाकी खंड। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी खंड। और ओकाजाकी खंड आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहां देखिए, लीडिंग स्टैंड पर बनने वाला असतत खंड। असतत मतलब जो लगातार न हो, और लगातार न हो इसका मतलब टुकड़ा में होगा। इस खंड को क्या बोल रहे हैं? ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी सेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये लीडिंग स्टैंड पर बन रहा है। अब देखिए, इस सभी खंडों को फिर जोड़ने के लिए 5वां एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। हमने आपको कहा था ना 5 गो एंजाइम है, 5वां एंजाइम का नाम हमने बताया था डीएनए लाइगेज। ठीक है, ये डीएनए लाइगेज क्या करेगा? सभी ओकाजाकी खंडों को जोड़ देता है, यानी एक नई श्रृंखला का निर्माण कर दिया। ठीक है, ये था रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन का प्रूफ क्या है ये भी हम अभी एनसीईआरटी से देखने का कोशिश करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए अब आप अपना एनसीईआरटी निकाल लीजिए। ठीक है, हम भी अपना एनसीईआरटी निकालते हैं, आप भी अपना एनसीईआरटी निकालिए। लीजिए, हमारा एनसीईआरटी तो निकल गया, यही ना है रेप्लिकेशन। हमने आपको कहा था इसको प्रतिकृति भी कहते हैं। और रेप्लिकेशन के बारे में सबसे पहले बात किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने। किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, यहां पर आप साइंटिस्ट का नाम भी देख रहे होंगे, वाटसन व क्रिक। इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। डीएनए द्विकुंडली रचना के प्रतिवादन के साथ ही वाटसन तथा क्रिक ने तत्काल डीएनए की प्रतिकृति की योजना प्रस्तुत कर दी थी। ठीक है, और इन्होंने ये कहा था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है ना, ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, अर्ध संरक्षी होता है। अर्ध संरक्षी का मतलब यहां आप देखिए, ये डीएनए का श्रृंखला है। ठीक है, ये लाल लाल देख रहे हैं, लाल लाल, रेड रेड, ये आपस में ऐसे क्वाइल्ड है। ठीक है, और इधर देखिए नीचे की तरफ तो ये खुल रहा है, ऊपर में भी खुला हुआ नहीं है, ऊपर बंद है, नीचे खुल रहा है और खुलते जा रहा है। साथ ही साथ इसमें देखिए ब्लू वाला लाइन भी बनते जा रहा है, मतलब इधर से खुलते जा रहा है और नई श्रृंखला का निर्माण होते चले जा रहा है। दोनों काम साथ साथ हो रहा है। ये नहीं है कि पूरा श्रृंखला एक साथ खुलेगा फिर नए श्रृंखला का निर्माण होगा, ऐसा नहीं हो रहा है। आधा ही खुल रहा है, आधा नए श्रृंखला का निर्माण होते जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग अर्ध संरक्षी विधि कहते हैं। यहां पर आप देखिए, डीएनए प्रतिकृति की यह योजना अर्ध संरक्षी, डीएनए प्रतिकृति की यह योजना अर्ध संरक्षी कहलाती है। ठीक है, अब ये अर्ध संरक्षी क्यों बोल रहे हैं? तो यहां आप देखें
लिखा है कि दोनों रज्जुक, रज्जुक मतलब स्ट्रैंड, रज्जुक का मतलब क्या है, स्ट्रैंड, श्रृंखला, ठीक है, दोनों रज्जुक अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। टेम्पलेट का मतलब क्या हुआ, जिसका रेप्लिकेशन होना है, ठीक है, कार्य कर नए पूरक रज्जुक का निर्माण करते हैं, यानी इस दोनों श्रृंखला से नए नए श्रृंखला का निर्माण होगा, ठीक है, ये भी एक टेम्पलेट है, ये भी एक टेम्पलेट है, इस दोनों से नए श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। फिर आगे लिखा है प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद जो डीएनए अणु बनता है, यानी रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए बनेगा उसमें एक पैतृक और एक नई निर्मित लड़ी बनता है। मतलब इसके रेप्लिकेशन से जो नया डीएनए बनेगा, ठीक है, एक डीएनए का अगर रेप्लिकेशन होगा तो कम से कम दो बनेगा। उस दोनों में अगर आप देखें तो उस दोनों में एक लड़ी, एगो रज्जुक, एगो स्ट्रैंड पेरेंट वाला होगा, ठीक है, और एक जो है नया बनाया जाएगा। वही बात यहां लिखा हुआ कि एक पैतृक होगा और एक नई निर्मित लड़ी होगा, ठीक है। डीएनए प्रकृति की यह योजना अर्ध संरक्षित यानी सेमी कंजर्वेटिव कहलाती है। इस बात को जरूर जरूर याद रखिएगा, सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है, यानी रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है, अर्ध संरक्षित होती है, ठीक है, ये याद रहेगा। हम अभी एनसीईआरटी अगर पेज की बात करें तो पेज कौन सा देख रहे हैं, ये भी देख लीजिए, पेज है 113, सॉरी 115, ठीक है, आप अपने एनसीईआरटी में देख लीजिएगा कहां पर दिया हुआ है। अब देखिए डीएनए रेप्लिकेशन की जो क्रिया है ये अर्ध संरक्षी होती है, इसके लिए प्रयोग भी किया गया है। ऐसी बात नहीं है कि वाटसन क्रिक डीएनए का मॉडल दिया था, उसने जो कह दिया वो सही होगा, जी नहीं। वाटसन क्रिक ने कहा कि डीएनए रेप्लिकेशन की जो क्रिया वो अर्ध संरक्षी है, लेकिन प्रयोग किसी और ने किया, ठीक है। आप एनसीईआरटी में ही देखेंगे तो यहां लिखा हुआ प्रायोगिक प्रमाण, ये प्रायोगिक प्रमाण किसके लिए है, तो अर्ध संरक्षित विधि को समझाने के लिए, ठीक है। और इस प्रायोगिक प्रमाण से अब यह सिद्ध हो चुका है कि वास्तव में रेप्लिकेशन की जो क्रिया है वो अर्ध संरक्षित ही होती है, ठीक है। लिखा हुआ कि यह सिद्ध हो चुका है कि डीएनए का अर्ध संरक्षित प्रतिकृतियन होता है, यानी ये अब सिद्ध हो चुका है कि डीएनए रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षित ही होता है। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी इसेरिया कोलाई, ये वाला, आइए इधर देखिएगा, रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षी होता है, इसके बारे में सबसे पहले बताया किसने, तो इसके बारे में सबसे पहला जो प्रयोग किया है वो है मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन स्टाल, आपको याद रखना है मेसेल्सन तथा स्टाल, ठीक है। स्टाल समझते हैं, इसी को आप लोग स्टॉल भी समझते होंगे, और स्टॉल मतलब दुपट्टा नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है ये, ठीक है। मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल, ये प्रयोग कब किए हैं, 1958 में, ठीक है। और प्रयोग किया किस पर गया है, इसेरिया कोलाई पर। ये क्या है सर, जीवाणु है, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे संवर्धन माध्यम में उगाया गया है, लिखा हुआ है इन्होंने ई कोलाई को ऐसे संवर्धन माध्यम में विकसित किया, ऐसा माध्यम में विकसित किया जिसमें NH4 इरेज
अच्छा, यहाँ पर एनसीईआरटी पेज नंबर 115 आप खोल के रखिए, ये ऑप्शन हाँ अब हटा। अब फिर इसमें पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा इधर देखिएगा। इकोलाई को ऐसे संवर्धन माध्यम में विकसित किया गया जिसमें N15 है। कौन है? N15। ठीक है। सामान्यतया सामान्यतया जो नाइट्रोजन है वो N14 वाला होता है। डीएनए में नाइट्रोजन तो होगा सर जी, डीएनए में नाइट्रोजन कहाँ से आ गया? अरे N2 बेस है ना, N2 बेस में नाइट्रोजन तो है ही। ठीक है, तभी तो N2 बेस इसको बोल रहे हैं। तो उस बेस में जो नाइट्रोजन है वो N14 वाला है। ठीक है, और इस ई कोलाई को ऐसे संवर्धन माध्यम में विकसित कराया गया है जिसमें N15 है। अब ये N15 क्या है? तो ब्रैकेट में लिखा है N15 नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक है। ठीक है, अमोनिया क्लोराइड कई पीढ़ियों तक केवल नाइट्रोजन का स्रोत है। यानी ये जो अमोनियम क्लोराइड है यही नाइट्रोजन का स्रोत है। ऐसे माध्यम में इसको विकसित कराया गया है। किसको? ई कोलाई को। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप नवनिर्मित डीएनए एवं अन्य दूसरे नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में N15 व्यवस्थित हो जाता है। यानी ई कोलाई को ऐसे माध्यम में विकसित किया गया जिसमें N15 था। ठीक है, यानी अगर ई कोलाई को नाइट्रोजन चाहिए तो N15 ही उसको मिलेगा। इस संवर्धन से हुआ क्या कि अब उस ई कोलाई में जो भी नाइट्रोजन है वो N15 वाला है। ठीक है, आगे देखिए। इस भारी डीएनए को सामान्य डीएनए से सोडियम क्लोराइड के घनत्व प्रवणता में अपकेंद्रीकरण करने से अलग कर सकते हैं। ये आप एनसीईआरटी का लाइन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्ट सीधे आपको ग्राफ समझा देते हैं। इसका जो पेज दिया हुआ है डायग्राम, अगले पेज में देखिएगा, वो हम सीधे समझा देते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा इसमें टाइम लग रहा है समझाने में। चलिए यहां पर आप देखिएगा, ये N15 वाला माध्यम में रखा गया ई कोलाई है। यहां लिखा हुआ है N15 डीएनए। ठीक है, और इसका क्या किया गया? सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्र बल लिखा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया है। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगेशन के परिणाम स्वरूप इस टेस्ट ट्यूब में जो बेंड आया है इसमें देखिए क्या उपस्थित है? N15 उपस्थित है। अरे उपस्थित है, बोलो भाई जल्दी से। N15 उपस्थित है। और यहां पर आप देखिए पहला पीढ़ी में क्या हुआ है कि इसमें दो डिफरेंट आपको कलर दिख रहा होगा। दो तो पेरेंट वाला ही है लेकिन दो डिफरेंट कलर है। और जब आप इसका अपकेंद्रण करेंगे तो पता चलेगा यहाँ N14 भी है और N15 भी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ N15 दो तो बना लेकिन N14 दो बन गया, जबकि हमने इसको ऐसे माध्यम में रखा है जहां N15 ही था। ठीक है, तो ये N14 कहां से आ गया? इसका मतलब है ये पेरेंट वाला शो करेगा ही, नया स्टैंड बनेगा ही। ठीक है, इसमें आप देखिए N15 वाले को ये रेड वाले से शो किया, रेड वाला, ये रेड वाला N15 है पेरेंट वाला। और नया जो बना है वो कौन बना है? N14 वाला बना है। सेम टू सेम इधर भी है। हो सकता है आपके मन में होगा सर जी ये पहली बार ऐसा गलती कर दिया, एक बार और करके देखा गया। 40 मिनट के बाद जब रेप्लिकेट किया है उस समय में यहां पर देखिए तो इसमें दो श्रृंखला ऐसा बना है जो पेरेंट वाला है और दो ऐसा बना है जो एकदम डिफरेंट है, एकदम नया है। ठीक है, इसके तुलना में नया है। यहाँ आप यहाँ देखिए दो डीएनए, ऊपर वाला और नीचे वाला, इस दोनों को देखिए तो यहाँ N14 है दोनों में, जबकि बीच वाला जो दो है इसमें देखिए N14 और N15 दोनों है। ठीक है, अब इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष क्या निकला है उसको समझिए। यहां पर लिखा हुआ है
नहीं नहीं, छोटा ही करेंगे। नहीं दिख रहा है? सब स्टूडेंट तो एनसीईआरटी देख ही रहा है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ कि इस प्रकार संवर्धन जिसको N15 से N14 माध्यम पर एक पीढ़ी तक स्थानांतरित किया गया था, इससे डीएनए निष्कर्षित करने पर पाया गया कि इसका घनत्व संकरित था, मध्य था, यानी 20 मिनट बाद प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई है। इकोलाई 20 मिनट में ही विभाजित हो जाता है, ये आपको सेल बायोलॉजी में भी बताया गया होगा, नहीं बताया गया तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए। डीएनए जो दूसरी पीढ़ी यानी जो 40 मिनट में प्राप्त हुआ है, इसके संवर्धन से निष्कर्षित किया गया कि समान मात्रा में संकरित डीएनए हल्के डीएनए से मिलकर बना होता है। मतलब जो नया डीएनए बनेगा उसमें नए एक तो पेरेंट वाला डीएनए रहेगा और एक नए श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, एक पेरेंट वाला और एक नया, मतलब आधा कंजर्व करके रखा गया है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, सेमी कंजर्वेटिव अर्धसंरक्षी। अब देखिए ये जो प्रयोग है इसको आप डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में बना हुआ ये डायग्राम बना लीजिएगा और पेज नंबर 115 में देखेंगे क करके ख करके और ग करके यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, क ख ग। ठीक है, इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, इसी बहाने कम से कम कमेंट तो कीजिएगा आप। ठीक है, इसी तरह का एक प्रयोग और किया गया। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी ने लिखा है, ठीक इसी तरह का प्रयोग टेलट, वैसे यहाँ अंग्रेजी आप देखिएगा TYLOR, टाइलर है, लेकिन एनसीईआरटी क्या लिखता है, टेलट। खैर एनसीईआरटी लिखा है तो इसको हम गलत तो करेंगे नहीं। टेलट व उनके सहयोगियों ने 1958 में एक प्लांट पर किया जिसका नाम क्या है, विसिया फावा। ये भी याद रखना पड़ेगा, विसिया फावा। ठीक है, यानी फावा सेम पर नवनिर्मित डीएनए का गुणसूत्र में वितरण का पता लगाने के लिए विकिरण सक्रिय, वहां पर आइसोटोप का यूज किया गया था N15 का, लेकिन यहां पर जो यूज किया गया वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, और रेडियो एक्टिव किसको बनाया गया है, तो यहां देखिए थाइमिडीन, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का उपयोग किया गया है। इस प्रयोग से यह सिद्ध हो जाता है कि डीएनए अर्ध संरक्षित तरह का होता है। इतना ही आपको लिखना है, हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन खत्म। चलिए, डीएनए रेप्लिकेशन खत्म, इसका मतलब आज का लेक्चर खत्म, और आज का लेक्चर खत्म इसका मतलब अब आपको करना है अगले लेक्चर के लिए इंतजार। और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे अब आरएनए के बारे में। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। पहले लेक्चर में ही हमने आपको सीक्वेंस बताया था, आप उस सीक्वेंस को भी देख सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आरएनए के बारे में, और आपको पता शायद हो या नहीं है तो हम बता दें कि संडे को आपका 5वां चैप्टर ये जेनेटिक्स का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, एंड वेरिएशन, इसका टेस्ट होगा, वो भी ऑनलाइन टेस्ट। क्वेश्चन हम यहाँ देंगे, आपको बताना है, समय फिक्स रहेगा, उसी टाइम में आपको आंसर दे देना है। अगर आंसर दे दिए तो अच्छी बात है, और नहीं दे पाए 10 से 15 सेकंड का प्रत्येक क्वेश्चन में समय दिया जाएगा। नहीं दे पाए हैं, अगर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाइएगा तो भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन लेने के लिए हम ही है ना, हम उस आंसर का, उस प्रश्न का जवाब आपको बता देंगे, ताकि एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी से आप अपना रात दिन में बदल दीजिए, मतलब समझ रहे हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, और तैयारी किस चीज का, जीत का। अगर आपको जीतना है तो तैयारी शुरू कर दीजिए। हाँ, ये बात जरूर है कि इस
जंग को जीतने के लिए कई बार आपको हारना पड़ेगा। हमने आपको एक बार हार के बारे में बताया था। हारने का मतलब क्या है? हारने का मतलब ये नहीं है कि आपसे कुछ नहीं हो सकता है। हारने का मतलब ये है कि अभी और कोशिश करना है, तो कोशिश करते रहना है। चैप्टर का तैयारी करते रहिए, 5वां चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।